हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम आगे, इससे पहले हमने खेती के प्रकार, खेती क्या होती है, फसलें कौन कौन सी होती है और फसलें किस प्रकार से बोई जाती है या उपजाऊ होती है, ये सारी डिटेल हमने पढ़ी। अब आगे हम पढ़ेंगे कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास। भारत में कृषि की उन्नति हेतु 1966 से 67 में, मतलब 1966 से 1967 में हरित क्रांति द्वारा तकनीकी परिवर्तन कर कृषि क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ। मतलब एक नया युग आरंभ हुआ 1966-67 से, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है, मतलब कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन किस प्रकार किया जा सके, उसे हम कहेंगे हरित क्रांति। बीजों या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नई तकनीक के साथ करके हम अपनी फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की देन है। हरित क्रांति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब इस हरित क्रांति में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इनका उत्पादन जो था वह अधिक मात्रा में किया गया, और जो हरित क्रांति है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वे इस प्रकार हैं। जैसे पहला तो अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया, जो उन्हीं बीजों का प्रयोग किया गया जिससे कि अधिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। दूसरा, पर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया, जो रासायनिक खाद वगैरह है, उर्वरक वगैरह है, उनका उपयोग किया गया। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया। कृषि यंत्रीकरण का विस्तार, कृषि के यंत्र बनाए गए और उनका विस्तार किया गया। लघु मध्यम सिंचाई परियोजना का विस्तार किया गया। छोटी और जो मध्यम आकार की या जो मध्यम क्षेत्र की जो सिंचाई व्यवस्थाएं हैं उनको बढ़ाया गया। भूमि संरक्षण की नई तकनीकों का उपयोग किया। भूमि को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है, उसके लिए नई तकनीक प्रयोग में लाई गई। और कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया। हर प्रकार की फसल का एक जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया, यानी कि उससे कम कीमत पर वो फसलें नहीं बेची जा सकेगी या वह उपज नहीं बेची जा सकेगी, जिससे कि किसान को उसकी जितना भी खर्च वगैरह हुआ है वह उसकी पर्याप्त और उसकी मेहनत का पर्याप्त आमदनी उसको प्राप्त हो सके। कृषि शोध एवं भूमि परीक्षण को बढ़ावा। इसके अलावा कृषि में नए नए खोज, अनुसंधान वगैरह भी किए गए और भूमि की परीक्षण करने की क्षमता को भी बढ़ाया गया। कृषि विपणन सुविधाओं में वृद्धि, तो कृषि से रिलेटेड विपणन सुविधाएं हैं उनके भी सुविधाओं में वृद्धि की गई। साथ ही साथ कृषि वित्त और ऋण सुविधाओं का विस्तार भी किया गया कि किसान अपने भूमि के विस्तार के लिए या कृषि की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए या उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऋण ले सके, उनकी सुविधाओं को भी बढ़ाया गया। इसमें सबसे पहला आएगा आपका कुछ क्रांतियां जो हुई है वे किससे संबंधित हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। श्वेत क्रांति पहला आ जाएगा। श्वेत क्रांति, श्वेत का मतलब होता है सफेद, यानी कि जो सफेद रंग से संबंधित है। इससे इसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। श्वेत क्रांति का पशुपालन से निकट का संबंध है। श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि। तो श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है, इसलिए यह हम जानते हैं। और दूध का उत्पादन पशुपालन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अतः यह पशुओं से संबंधित है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। सरकार द्वारा विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया है जो अधिक दूध देती, यानी कि कम मात्रा में जो गायें दूध देती थी उनको नई स्थानीय गायों के साथ संकरण करके नई गाय की नई प्रजाति का विकास किया गया है जो कि अधिक मात्रा में दूध देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन कर गांवों में दुग्ध उत्पादकों के दूध को एकत्रित करके उसे बेचने का प्रबंध करती है।
ये समितियां ऋण भी देती हैं, हमें पैसा भी उपलब्ध करवाती है तथा पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी करती है। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले से प्रारंभ होकर बड़ी तेजी से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फैल गया। तो इसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। दुग्ध उत्पादन में हुई अविश्वसनीय क्रांति को हम दुग्ध उत्पादन की क्रांति या श्वेत क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा हो जाएगा आपका पीत क्रांति। पीत जैसे कि पीत का मतलब होता है पीला। खाद्य तेलों और तिलहनों फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को पीली क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशन कहते हैं। 60 के दशक तक भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर था, किंतु कुल कृषि भूमि में तिलहन फसलों के घटते क्षेत्रफल, खाद व उर्वरकों के नगण्य उपयोग, सिंचाई के सीमित साधन, बढ़ती आबादी और फसल सुरक्षा तथा वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग न करने से देश में खाद्य तेलों की कमी होगी। पहले जो 1960 के लगभग 60 दशक के लगभग भारत जो तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर था, यानी कि जो जितने भी तेल वगैरह की जो फसलें वगैरह थी वे सभी हमारे भारत में ही होती थी। लेकिन बाद में जो अपने भारत देश में एक तो फसलों का क्षेत्रफल घट गया और खाद व उर्वरकों का उपयोग नहीं किया गया, इसके साथ साथ जो सिंचाई के जो साधन थे वो सीमित थे। इस वजह से तिलहन उत्पादन में हमारा देश पिछड़ गया। तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक प्रयास किए गए। जैसे 1987-88 में भारत सरकार ने एक टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की, जिसके द्वारा राष्ट्रीय, राज्यों और स्थानीय स्तर पर गठित सरकारी समितियों, कृषि अनुसंधान संस्थाओं एवं ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की मदद से तिलहन उत्पादन को अधिक लाभप्रद बनाने के उपाय किए गए। सरकार ने तिलहन के समर्थन मूल्य, भंडारण, वितरण की सुविधाओं में वृद्धि की। तो जब तिलहन का उत्पादन में जब कमी आई तो सन 1987 और 88 में भारत सरकार ने एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, जिससे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो सरकारी समितियां थी उनको एक काम दिया गया कि वे खोज करें और जो ऋण देने वाली संस्थाएं थी उनको तिलहन से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसके लिए सरकार ने तिलहन का जो समर्थन मूल्य था वह भी निश्चित किया और उसके मूल्य को भी बढ़ाया। अगला है हमारा नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली मतलब जैसे कि नील रंग से संबंधित है। इसे हम याद करने के लिए समझेंगे कि देश में मछली उत्पादन में हुई प्रगति को नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। भारत विश्व में कुल मछली उत्पादन में तीसरा बड़ा राष्ट्र है। देश में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना 5 राज्यों में लागू की गई है। मछली उत्पादन से भोजन की आपूर्ति बढ़ी है, पोषण आहार का स्तर ऊंचा उठता है, रोजगार के अवसर बढ़ते तथा विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है और जो हमारा भारत जो है विश्व में वह तीसरे नंबर पर आता है मछली के कुल उत्पादन में। दूसरा, मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वहां की सहायता से एक परियोजना 5 राज्यों में लागू की गई, जिससे कि मछली उत्पादन से भोजन की आपूर्ति बढ़ी है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भी हमें प्राप्त होती है। गुलाबी क्रांति, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में प्राकृतिक खनिज व विटामिन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में विविध जलवायु मिट्टी का उपयोग करते हुए उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय फलों जैसे कि सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरे, नींबू, नाशपाती, आलूचे, खुबानी, बादाम की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया। इसे ही गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया। जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खनिज व विटामिन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे देश में है। यह हर जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके लिए यह आवश्यक है। अतः इसलिए देश में उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय फल, उष्ण जो गर्मी में पैदा होते हैं या जो ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, सेब हो गया, आम, केला, नारियल, इनकी खेती को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि बादाम, आलूचे और इनकी कृषि को बढ़ावा दिया गया ताकि गुलाबी क्रांति को बढ़ाया जा सके और देश के लिए एक महत्वपूर्ण आमदनी का साधन प्राप्त हो सके। औषधि उद्यान विधि उपयोगिता सुरक्षा 2.5। भारत में जलवायु, मिट्टी की विविधता के कारण फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों, सुगंधित पौधों, मसालों, बागवानी फसलों के उत्पादन की अच्छी संभावना है। मतलब हर प्रकार की फल, फूल और जड़ी बूटियां और पौधे वगैरह, मसाले वगैरह हमारे भारत में पैदा किए जाते हैं या उत्पादन उनका किया जाता है। भारत सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व उत्पादन का 10% फल एवं 13.28% सब्जियों का उत्पादन भारत में होता है। उद्यान नीति के अंतर्गत निम्नलिखित फसलों का उत्पादन संभव है। फल,
अब फलों में कौन कौन से आते हैं? भारत में उष्ण कटिबंधीय फलों के अंतर्गत आम, केला, नींबू, अनानास, पपीता, अमरूद, चीकू, कटहल, लीची, अंगूर। शीतोष्ण कटिबंधीय फलों में सेव, आड़ू, नाशपाती, खुबानी, बादाम, अखरोट व शुष्क क्षेत्र के फलों में आंवला, बेर, अनार, अंजीर का उत्पादन होता है। आम, केला, चीकू, नींबू की पैदावार के मामले में हमारा देश अव्वल है। भारत में विश्व का 39% आम एवं 23% केला होता है। तो ये कुछ फल हैं जो कि हमारे भारत देश में उत्पादन में सबसे अग्रणी है। सब्जियां, भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां टमाटर, प्याज, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, आलू और खीरा है। दुनिया में सब्जियों की पैदावार में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। भारत फूल गोभी के उत्पादन में विश्व में प्रथम, प्याज में द्वितीय और पत्ता गोभी में तीसरे स्थान पर है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि इन सब्जियों की खेती हमारे भारत देश में बहुतायत से होती है। फूल, भारत में फूलों की खेती परंपरागत ढंग से हो रही है। गुलाब, ग्लेडियोला, ट्यूबरोज, कोसांद्रा के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। इस प्रकार के फूलों में भी हमारा देश अग्रणी हो गया है। मसाले, भारत मसालों का घर कहा जाता है। यहाँ काली मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च के साथ साथ बीज वाले मसालों का भी उत्पादन होता है। भारत मसालों में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता एवं निर्यातक देश बन गया है। कुछ औषधीय पौधे हैं और उनके उपयोग को यहाँ पर बताया गया है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे इनके क्या क्या उपयोग हैं औषधीय पौधों के, और इनका उपयोग कहाँ, कौन कौन से, किस प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। पहला है मुलेठी। प्रमुख औषधीय पौधे हैं, उनका उपयोग निम्नानुसार है। मुलेठी को संस्कृत में मधुक कहा गया है क्योंकि स्वाद में ये मीठी होती है। इसका पौधा लगभग 2.5 फुट ऊंचा, लंबी व गहरी व हरी पत्तियों वाला होता है तथा इसके फूल सफेद व बैंगनी रंग के होते हैं। इसकी जड़ एवं सत्व मुलेठी बाजार में पंसारियों के यहाँ मिलते हैं। जो पंसारियों की दुकान होती है वहां पर ये मुलेठी मिल जाएगी आपको। इसके औषधीय उपयोग हम पढ़ लेते हैं। गला खराब होने, मुंह में छाले होने पर मुलेठी को चूसने से लाभ होता है। पेट में अल्सर के घावों को भरने में भी इसका सेवन लाभप्रद है। फोड़ों पर इसका लेप लगाने से जल्दी पककर फूट जाते हैं। हृदय रोग तथा खांसी में भी इसका प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। ये है मुलेठी के महत्वपूर्ण उपयोग। ग्वारपाठा, जिसे कि हम घृत कुमारी या एलोवेरा तथा अंग्रेजी में इंडियन एलो के नाम से भी जाना जाता है। यह संपूर्ण भारत में मिलने वाला पौधा है। यह पौधा जड़ के ऊपर से चारों ओर मोटे मांस पत्ते गुदे युक्त लगभग 1 से 1.5 फुट ऊंचे, 2 से 3 इंच चौड़े व किनारे पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जिससे ये आरी जैसे दिखते हैं। फूल लाल पीला रंग युक्त फूल होते हैं। इसके पत्तों को काटने पर अर्ध पारदर्शक द्रव यानी कि गुदा निकलता है। अब इसके औषधीय उपयोग क्या क्या है? शहद के साथ इसके पत्तों का रस लेने से खांसी व कफ में आराम, पत्तों का ताजा गुदा लेने से गठिया, कटियावात व जोड़ों के दर्द में आराम, इसके गुदे को जले भाग पर लगाने से फफोले नहीं पड़ते व घावों के दर्द उपचार में उपयोगी होता है। सौंदर्य निखारने तो प्रसाधन सामग्री में इसका अत्यधिक उपयोग होता है तथा चर्म रोगों में भी इसका गुदा उपयोगी होता है। यह रुधिर विकार तथा त्वचा रोग नाशक है। त्वचा से संबंधित जो बीमारियां वगैरह होती है उनके लिए ग्वारपाठा बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा 2 प्रकार का होता है, नागौरी अश्वगंधा और देशी अश्वगंधा। ऊंचाई, नागौरी अश्वगंधा के पौधे 2 से 3 फीट और देशी अश्वगंधा के 3 से 6 फीट ऊंचे होते हैं। इसके पौधों में अक्टूबर नवंबर में हल्के पीले से हरे फूल आते हैं। जड़ मूली के आकार के लगभग 6 से 12 इंच लंबी एवं 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। औषधि, अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग नेत्र क्षय रोग के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग टॉनिक के रूप में दमा, ज्वर, कमजोरी, उच्च रक्तचाप तथा कुपोषण के उपचार हेतु भी किया जाता है। एक तरीके से यह हमें ताकत देने वाला पौधा होता है या औषधि होती है। सर्पगंधा, सर्पगंधा प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ऊंचाई इसके पौधे के लगभग 1.5 से 4 फुट ऊंचे होते हैं। इसके पत्ते चक्राकार रूप में गहरे रंग के भलाकार व चमकदार होते हैं। पुष्प गुच्छों में 1 इंच लंबे गुच्छे गुलाबी लाल रंग के लिए हुए होते हैं। इसके फल गोल गुठलीदार में पकने पर चमकदार काले रंग के होते हैं। औषधि उपयोग, इस पौधे की जड़ों का उपयोग उच्च रक्तचाप में, श्वास रोग में, अनिद्रा, हिस्टीरिया, हैजा, पुराना बुखार आदि रोगों के उपचार में किया जाता है। इसके पत्तों का रस मोतियाबिंद की सफेदी का उपचार करने में भी किया जाता है। शतावरी, शतावरी को शतावरी या नारायणी नामों से भी जाना जाता है। इसकी बेल लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाती है। यह आरोही कंटीली लता के रूप में पाई जाती है। इसकी पत्तियां 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर बारीक सुइयों के समान रहती है। फूल सफेद गुच्छों के रूप में जो बाद में छोटे छोटे गोल फल के रूप में पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। इसकी जड़ में सफेद लंबे कंद होते हैं। यह कंद ही शतावर के नाम से जाने जाते हैं।
औषधि उपयोग, शतावर की जड़ों से बलवर्धक टॉनिक, मानसिक तनाव से मुक्ति, एनीमिया के उपचार, सूखी खांसी, विष निरोधक, पुराने फोड़े फुंसी के उपचार में उपयोगी होता है। तुलसी। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी धार्मिक व वैज्ञानिक महत्ता से सभी परिचित हैं। ये दो प्रकार की होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। इसके पौधे लगभग 2 से 2.5 फुट ऊंचे झाड़ीनुमा होते हैं। पत्तियां छोटी, हरी तथा कालीमा युक्त होती है। शाखाओं में सिरों से मंजरी निकल जाती है जो प्रारंभ में हरी तथा पकने पर भूरी रंग की हो जाती है, जिसमें अंदर काले बारीक बीज होते हैं। यह भारत वर्ष का एक सर्वरोग नाशक पौधा है जो अपने अनेक गुणों के कारण उपयोगी है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है। औषधि उपयोग, विभिन्न प्रकार के बुखार में तुलसी के पत्तों को चाय में उबालकर सेवन करने से गले की खराश दूर होती है। अस्थमा, खांसी व सर्दी में तुलसी पत्तों को हल्दी व शहद के साथ काढ़ा बनाकर सेवन करने से फायदा होता है। बच्चों की सामान्य बीमारी में भी तुलसी के पत्तों का रस प्रभावकारी होता है। अगला है आपका आंवला। आंवला भारतवर्ष में सर्वत्र पाया जाता है। आंवले का वृक्ष मध्यमाकार मध्यम 20 से 25 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्ते इमली के पत्तों की तरह होते हैं। पुष्पदंड लंबा, जिसमें गुच्छे में पीले रंग के छोटे छोटे फूल लगे होते हैं। फल गोलाकार, लगभग 1 इंच व्यास का, गुदेदार हरा पीलापन लिए हुए होता है। फलों पर 6 रेखाएं तथा फलों के अंदर षटकोणीय बीज होता है। आंवला रसायन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ, इसलिए इसे आयुर्वेद में अमृत फल भी कहा गया है। आंवले के फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें नारंगी के रस से 20 गुना अधिक विटामिन पाया जाता है। औषधि उपयोग, हर्रा बहेड़ा में आंवले से त्रिफला चूर्ण तैयार कर रात में पानी में भिगोकर सुबह आंख धोने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। प्रतिदिन रात्रि में सोने से पूर्व गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण के लेने से पेट संबंधी विकार दूर होते हैं। आंवला, रीठा, शिकाकाई का उपयोग बालों के लिए विकास के लिए उपयोगी होता है। ब्राह्मी में आंवला से निर्मित तेल भी बालों के लिए अच्छा होता है। आंवले का रस मिश्री के साथ मिलाकर देने से हिचकी व उल्टी में आराम मिलता है। आंवला चूर्ण का रात के समय घी या शहद या पानी के साथ सेवन करने से जठराग्नि तीव्र होती है। इसका नियमित सेवन रक्त को बढ़ाने में उपयोगी है। आयुर्वेदिक औषधि च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला ही होता है, जो शक्तिवर्धक होने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होता है। अगला है हमारा हल्दी। रसोई घर में प्रयोग होने वाले मसालों में हल्दी अपना विशेष स्थान रखती है। कोई भी मांगलिक कार्य हल्दी के बिना पूर्ण नहीं होता। सौंदर्य प्रसाधनों में भी हल्दी का इस्तेमाल होता है। इसके पौधे 2 से 3 फुट ऊंचे, लंबे, भालाकार, कुछ केले के पत्तों की तरह होते हैं। इसमें भूमिगत कंद अंतरक के समान पीले रंग के होते हैं। इसको उबालकर सुखाकर प्रयोग किया जाता है। नीम का वृक्ष संपूर्ण भारत में पाया जाता है। यह पर्यावरण को शुद्ध करता है। इस पेड़ के प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। इसका पत्तियां चमकदार हरे रंग की, फूल छोटे सफेद विशेष गंधयुक्त, फल छोटे अंडाकार व हरे रंग के, पकने पर पीले रंग के, जिन्हें निबोली कहा जाता है। इसमें अंदर एक बीज होता है। औषधि उपयोग, नीम के पत्ते तथा बीज बालों की विभिन्न समस्याओं में उपयोगी होते हैं। बसंत ऋतु में नीम के कोमल पत्तों के सेवन से रक्त शुद्ध होता है तथा चेचक आदि भयंकर व्याधियां नहीं हो पाती। दांतों को विकार को दूर करने नीम की दातून करनी चाहिए। दांत, खाज, खुजली, फोड़ा फुंसी आदि पर नीम की छाल उपयोगी होती है। नीम की सूखी पत्ती के धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। सूखी पत्ती अनाज में रखने पर कीड़े नहीं पड़ते। नीम के पत्तों को उबालकर उसके पानी के उपयोग से रोगी के कपड़ों तथा कमरे को विषाणु रहित करते हैं। नीम का तेल चर्म रोग नाशक होता है। इन औषधि पौधों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जड़ी बूटी तथा अन्य उपयोगी औषधि पौधे निम्न हैं: सफेद मूसली, शंखपुष्पी, नागरमोथा आदि हैं।